हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज का एक वीडियो रहेगा और लिटरेचर पार्ट का एक वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो जो है लैंग्वेज पार्ट का है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग एक कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठिए। एक क्वेश्चन के साथ साथ जितना भी डिस्कशन होगा क्वेश्चंस के साथ साथ, उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन से दूसरा एक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन भी मिले आप लोगों को। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपका मतलब मान लीजिए अगर आप 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप ही लोगों के लिए अच्छा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, मोहन पढ़ने शहर गया, वाक्य में परसर्ग रहित किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कारक से क्वेश्चन लिया गया है, वर्णमाला से क्वेश्चन है और वर्णमाला ध्वनि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है वो कारक से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहन पढ़ने शहर गया, वाक्य में परसर्ग रहित किस कारक का प्रयोग हुआ है। कारक का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कीजिएगा, उसमें कारक का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कंप्लीटली आप लोग जो कारक का बेस है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा अगर आप वो वीडियो देखते हैं। लगभग 2 वीडियो है, एक ही वीडियो बनने वाला था लेकिन टेक्निकल इशू के लिए वो वीडियो जो है 2 पार्ट्स में आया है, तो वो आप देख लीजिए। उससे आप लोगों का कारक का बेस पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके अंदर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो हम ये एमसीक्यू के थ्रू कर करके वो सारा कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहन पढ़ने शहर गया, वाक्य में परसर्ग रहित किस कारक का प्रयोग हुआ है। परसर्ग रहित मतलब इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। आप सेंटेंस को पढ़िए, मोहन पढ़ने शहर गया, इसमें एक भी परसर्ग नहीं लगा है। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन दिया गया है अधिकरण, अपादान, संप्रदान, 3 कारक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए, अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो में पर है, आधार का ये बोध करता है। और अपादान कारक जो है वो अलगाव का बोध कराता है। और संप्रदान कारक जो है ये किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना, उसके अर्थ में ये संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, मोहन पढ़ने शहर गया, आप लोग ये सेंटेंस को खुद से बोल के देखिए, आप लोगों को इसका सल्यूशन मिलेगा। मोहन पढ़ने शहर गया दिया है ना सेंटेंस, तो मोहन पढ़ने शहर गया का मतलब क्या है, मोहन पढ़ने के लिए शहर गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही है। मोहन पढ़ने के लिए शहर गया का दूसरा तरह से लिखा गया है, मोहन पढ़ने शहर गया, तो ये संप्रदान कारक होगा। 1 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, तुम इतवार को हमारे घर आओ। ठीक है, तुम इतवार को हमारे घर आओ, ये जो सेंटेंस है ये कौन सा कारक के अंतर्गत आता है, अधिकरण, करण, करण, कर्म। तो देखिए, जो को दिया गया है, अगर बेसिक जो भी आपका बेस में जो दिया गया है ये कारक का, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह होगा को, लेकिन ये को का इस्तेमाल बहुत सारा कारक में होता है। इसलिए आप लोग सेंटेंस को पहले पढ़िएगा, सेंटेंस को समझिएगा उसमें क्या बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग कारक को चूज़ कीजिएगा। तो 2 नंबर में बोला गया, तुम इतवार को हमारे घर आओ। यहाँ देखिए, इतवार जो है ये क्या है, एक तरह से काल का सूचना है। तो काल के सूचना के बाद में इतवार जो है वो एक दिन को बता रहा है, दिवस का सूचना है या काल का सूचना है। उसके बाद में को जो लगा हुआ है परसर्ग, इसलिए ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है। कालवाचक जो शब्द है उसके बाद में अगर विभक्ति चिन्ह लगता है तो वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो 2 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ना। ठीक है, थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके लिए 3 ऑप्शन दिया है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसमें देखिए, थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ना, बाएं 3 ऑप्शन में से आपका जो संप्रदान, अपादान और अधिकरण दिया गया है, इसमें देखिए अपादान जो है अलगाव का सूचना देगा, संप्रदान किसी के लिए कुछ करने के अर्थ में होता है या किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बचा है, अधिकरण। तो इसका सही आंसर जो है अधिकरण है। लेकिन ये अधिकरण कारक क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा की सूचना दी गई है। दिशा मतलब किसी तरफ, जैसे कि बोला गया यहाँ पर, थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ना, बाएं तरफ की ओर इशारा किया गया, तो दिशा का सूचना है इसमें। क्योंकि दिशा सूचक शब्द इसमें है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का ए
सी ऑप्शन सही है। थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ना, ये जो दिशा सूचक या काल का सूचना जो है ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। 3 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें तैरना चाहिए। कर्म कर्ता, सॉरी इसमें 2 बार कर्म आ गया है, तो 4 नंबर जो दिया गया है, 4 नंबर का देखिए यहाँ दिया है तुम्हें तैरना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन, तो तुम्हें तैरना चाहिए, तुम्हें मतलब तुम्हें तैरना चाहिए को हम कभी कभी बोलते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए को हम कभी कभी बोलते हैं तुमको ये करना चाहिए। हम बोलते हैं ना तुमको ये करना चाहिए, तो तुमको यह करना चाहिए अगर सेंटेंस होता ना, तब भी यहाँ पर क्या होता, कर्ता कारक ही होता। तुम्हें ये करना चाहिए भी कर्ता कारक ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम शब्द पर ज़्यादा बल दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर का जो आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो कर्ता होगा। तुम्हें तैरना चाहिए या तुमको तैरना चाहिए, ये दोनों सेंटेंस अगर कोई भी सेंटेंस हो तो वह कर्ता कारक ही होगा। 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो, ठीक है, तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो। अब इसमें देखिए, इसमें जो दिया गया है तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो, यहाँ पर कर्म करण कर्ता 3 ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए सही ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए, तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो, ये कर्म कारक है। देखिए कर्म कारक में भी दिया गया है अगर किसी को कुछ पूछना, किसी से मिलना, बात करना, कुछ बोलना, कहना या फिर अनुरोध करना, ये सब जब आता है ना तो ये आपका कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ पूछते हैं, किसी से मिलने के बारे में अगर कुछ दिया हो, किसी से प्रार्थना करना, अनुरोध करना, ये आएगा आपका कर्म कारक के अंतर्गत। तो तुम्हें इस मामले से निर्देशक, तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो, तो ये मिलने के बारे में बोला गया। तो 5 नंबर का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, ये कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। 5 नंबर का ए ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। आप लोग अगर अच्छे से इसको पढ़िएगा ना, 2-3 बार अगर सुनिएगा, आपका ग्रामर से बिल्कुल मार्क्स कटेगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, हिंदी को वो लोग बोलते हैं कि हिंदी ग्रामर उन लोग का बहुत टफ है, हिंदी ग्रामर उन लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए, जितना डाउट होता है उसको क्लियर कीजिए। ग्रामर बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो 5 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वह बुखार से पीड़ित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोला गया, वह बुखार से पीड़ित है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, वह बुखार से पीड़ित है, वो पीड़ित है, उसको पीड़ा मिल रहा है, उसको जो पीड़ा मिल रहा है उसका कारण क्या है, यहाँ पर जो कारण के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसको पीड़ा मिलने का कारण क्या है ना, वो बुखार उसको हुआ है। तो बुखार से पीड़ित जो है यहाँ, क्योंकि कारण के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो कारण ही होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक। लेकिन ये याद रखिए, अगर जिससे उसको तकलीफ मिल रहा है या यहाँ पर तकलीफ होने के बारे में बताया गया, उसका कारण क्या है, वो पीड़ित है। क्यों पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है। बुखार जो है उसका पीड़ित होने का कारण है, इसलिए 6 नंबर का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, ये करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मुझसे चाबी खो गई, ठीक है। ये चाबी खो गई, किससे खो गई, मुझसे चाबी खो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो चाबी खो जाने के बारे में बोला गया, चाबी खो गया है। अगर आप चाबी को देखिएगा तो ये सेंटेंस में खो जाना हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा। खो गया है, गुम गया है, तो वो यहाँ पर काम किया हुआ है, गुम गया है, ठीक है। वो जैसा भी हो लेकिन यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। लेकिन क्या खो गया है, चाबी खो गया है, तो चाबी बन गया आपका कर्म। लेकिन किससे, मतलब गुमाने वाला या जिसकी वजह से खो गया वो कौन है, वो आपका हो गया मुझसे खो गया है। तो मुझसे मतलब क्या है, यहाँ पर कर्ता हो गया। तो ये 7 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। मुझसे चाबी खो गई है, ये सेंटेंस में मुझसे जो दिया है, यहाँ जो से जो है ये कर्ता कारक होगा। 7 का ए ऑप्शन सही है। इतना एक्सप्लेन करके सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों का एक भी डाउट ना रहे। बाकी आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिए, उसके बाद जिसको जहाँ जो जैसा डाउट रहता है या किसी को अगर कुछ कहना भी है वीडियो से रिलेटेड, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह कल से बीमार है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वह कल से बीमार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह कल से बीमार है, यह अपादान कर्म करता। इसमें एक चीज़ देखिए, जो कर्म कारक यहाँ पर होगा नहीं, कर्ता कारक भी नहीं होगा। कल से बीमार है, बीमारी पर बल दिया गया है और कल से बीमार है बोला गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपका अधिकरण कारक होता तो उसके साथ अपादान कारक कभी नहीं रहता, और अगर अपादान कारक है और अधिकरण कारक नहीं है तो अपादान कारक जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद रखिएगा। काल को सूचित करने वाला जो शब्द होता है उसके बाद जब कारक चिन्ह आता है वो आपका अधिकरण होता है, लेकिन जहाँ पर अधिकरण कारक नहीं होता है और अगर ऑप्शन में अपादान होता है तो वो आंसर अपादान बनेगा। और दोनों मिलाकर एक साथ क्वेश्चन नहीं देंगे, अगर दोनों एक साथ रहता है एक ही क्वेश्चन में और काल को सूचित करता है तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन जो बनाने वाला वो गलती से बना दिया होगा। ठीक है, तो 8 नंबर का अपादान कारक होगा, वो कल से बीमार है, ये भी काल का सूचना दे रहा है, अपादान कारक के अंतर्गत ही ये जाएगा। 8 नंबर का ए ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रोगी से उठा भी नहीं जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है रोगी से उठा भी नहीं जाता है, तो उठा भी नहीं जाता है किससे? रोगी से। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका अगर देखिएगा आप सही आंसर जो है वो कर्ता कारक होगा। रोगी से उठा नहीं जाता, यहाँ पर रोगी जो है उसी के बारे में बोला गया है कि उससे उठा नहीं जाता है, से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कर्ता कारक में ने विभक्ति का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारा विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो मुख्य रूप से ने विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता कारक में। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को समझिए, रोगी से उठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा वो कर्ता ही होगा। यहाँ पर कर्ता कारक के बारे में बोला गया, से विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने नीलम से तस्वीर बनवाई। ठीक है, मैंने नीलम से तस्वीर बनवाई। अब देखिए इसके लिए 3 ऑप्शन दिया है, कर्ता, करण, संप्रदान। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता होगा, जो करण कारक जो है वो माध्यम और साधन का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेंटेंस देखिएगा, मैंने नीलम से तस्वीर बनवाई, तस्वीर बनाने का काम जो होता है ये किसके माध्यम से होता है? नीलम के माध्यम से होता है। तो नीलम के बाद में जो से विभक्ति चिन्ह लगा है ये आपका हो जाएगा करण कारक। 10 नंबर का बी ऑप्शन सही है। मैंने नीलम से तस्वीर बनवाई, यहाँ पर नीलम जो है एक माध्यम है, मैं तस्वीर बनवाती हूँ नीलम के माध्यम से, इसलिए नीलम के बाद में जो से लगा है ये आपका करण कारक होगा। 10 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण के कितने अंग हैं? देखिए व्याकरण के कितने अंग है, ये जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है ये आप लोगों का एग्जाम में आ जाए। व्याकरण का जो है मुख्य रूप से 4 अंग हैं। ठीक है, व्याकरण का जो मुख्य रूप से वो 4 अंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शन था, 3, 4, 5, तो इसका सही ऑप्शन 11 नंबर का बी ऑप्शन होगा। अब देखिए व्याकरण के जो 3 अंग है वो 3 अंग क्या है? पहला अंग हो जाएगा आपका वर्ण विचार, वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। उसके बाद दूसरा होगा शब्द विचार, शब्द को जो वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है पद। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, उसके बाद आया पद विचार। पद विचार के बाद में आएगा जब शब्दों को एक साथ लिखते हैं हम तो वाक्य कहलाता है, उसके बाद आएगा वाक्य विचार। तो अगर क्वेश्चन आता है व्याकरण के कितने अंग है तो 4 अंग है। वो 4 अंग क्या क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये चारों का डेफिनेशन भी बताई हूँ, कोई ग्रामर का आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा वीडियो, उसमें देखिएगा मैं चारों का डेफिनेशन भी बताई हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है कि पद किसको कहते हैं। ये अक्सर ना इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि पद किसे कहते हैं। बहुत ईजी है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है वही शब्द वाक्य में पद कहलाता है। तो ये 4 हो गया। व्याकरण की कितने अंग है? तो इसके मुख्य रूप से 4 अंग है। 11 नंबर का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। आप लोग इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं तो अभी तक तो आप लोगों का हिंदी का ये सब तो क्लियर हो गया होगा कि 52 जो है वो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है, इसको हम 44 भी कह सकते हैं। और कच्चा, ट, तप ये 5 व्यंजन वर्ग है। और ये जो 5 व्यंजन वर्ग का जो अंतिम व्यंजन जैसे कि क, ख, ग, घ, क व्यंजन वर्ग जो है उसको अगर हम देखेंगे उसमें 5 व्यंजन आएगा, क, ख, ग, घ, अंग।
तो ये जो अंग है, उसके बाद इसी तरह से जो हर मतलब 5 व्यंजन वर्ग का अंतिम 5 व्यंजन जो है उसको नासिक्य कहते हैं। उसके बाद आप लोग का संयुक्ताक्षर भी है जो हिंदी में 4 है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ये सब आप लोगों को पता होगा। अयोगवा भी है जिसका ना स्वर में इसको हम काउंट करते हैं ना व्यंजन में इसको हम काउंट करते हैं। ये सारा सब कुछ जो है अब तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अगर ये सबको बार बार पढ़िए, जहाँ जो डाउट रहता है मेरे से पूछिए, लेकिन ये सब का डाउट को क्लियर करके रखिए, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है अंतस्थ व्यंजन है, मतलब 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन दिया गया है। य ब ल र, य र व। ठीक है, अब देखिए ये तीनों में से अगर आप देखिएगा, सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन जो है उसकी संख्या जो है 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। य र ल वो, ये 4 है अंतस्थ व्यंजन। आप अगर देखिएगा ए और बी में ब दिया है जो होगा नहीं, वो जो है वो सही है। तो य र वो यानी कि 12 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही है। य र वो जो है ये है अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म व्यंजन का आधा रूप, ऊष्म व्यंजन डेस का, ठीक है, ऊष्म व्यंजन डेस का आधा रूप तत्सम शब्दों में अ और आ से मिलकर स्क बनता है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन, सबसे पहले तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन सा व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं उसको समझिए। दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, ये 3 सौ के बाद में ह, ये चारों को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है आपका स्क जो बनता है, मूर्धन्य स का आधा स में क मिलकर जो स्क बनता है, ये तत्सम शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है। अब ये तत्सम शब्दों में आ के बाद में जो आपका ऊष्म व्यंजन में से कौन सा व्यंजन, ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअल में आपका है ऊष्म व्यंजन में से कौन सा व्यंजन का आधा रूप तत्सम शब्दों में अ और आ से मिलकर स्क बनता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में से कौन सा ऊष्म व्यंजन का आधा रूप तत्सम शब्दों में अ और आ से मिलकर स्क बनता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका 3 ऑप्शन दिया है, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स। इसमें से सही ऑप्शन जो है आपका वो सी होगा कि ऊष्म व्यंजन का आधा रूप जो है तत्सम शब्दों में अ और आ से मिलकर स्क जो बनता है ये आपका हो जाएगा दंत स। याद रखिएगा दंत स जो है ये आपका तत्सम शब्द में, दंत स का आधा रूप जो है तत्सम शब्दों में अ आ से मिलकर स्क बनता है। ये स्क जो है इसमें मूर्धन्य स में का है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में र के कितने रूप होते हैं। ठीक है, ये बुक में आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ जगह में हिंदी का 3 रूप दिया है, मतलब र का 3 रूप दिया है, लेकिन अगर आप देखिएगा मुख्य रूप से, ठीक है, क्योंकि हम सर्वमान्य को ही मानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सर्वमान्य के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर मिलेगा। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, र के कितने रूप जो है, जैसे कि 3 है, 6 है, 4 है। ठीक है, यहाँ र के रूप के बारे में अगर देखिएगा आप, जैसे कि श्र बना हुआ है वहाँ पर र का एक रूप है, ट्रक लिखा है वहाँ पर एक रूप है, पर्वत में एक रूप है। इस तरह से र का जो है 4 रूप होता है। ठीक है, र का जो है 4 रूप होता है, जैसे कि मैं अभी अभी बताई, जो आपका श्र में एक रूप लग गया, ट्रक में एक रूप लिखा होगा, पर्वत में एक रूप होगा, और एक रूप जो होता है वो पूरा रूप होता है। वो क्या होता है ना, जब र के पहले अगर व्यंजन नहीं होता है तो वो र का पूरा रूप होगा। जैसे कि लिखा जाता है राम लिखा गया, तो र के पहले व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर र का पूरा रूप है, उसमें आ का मात्रा लग के रा बना है। तो अगर आपका आएगा हिंदी में र के कितने रूप होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन जो है 4 ही होगा, जो आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था 3, 6, 4, लेकिन आपका सही आंसर जो है 4 है। हिंदी में र का जो है 4 रूप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गलत शब्द चुनिए। ठीक है, अब गलत शब्द चुनिए जो यहाँ पर दिया है, इसमें देखिए 15 नंबर में दिया है बुढ़ा, निराल, रेडियो। तो यहाँ पर देखिए रेडियो और बुढ़ा जो दिया गया है, इसमें क्या है ना, जब आप लोगों का संयुक्त अक्षर जब होता है ना, तो उसके नीचे में बिंदु नहीं लगता है।
तो उसके नीचे बिंदु नहीं लगता है। और जब अंग्रेजी का शब्द आता है तो उसके नीचे भी बिंदु नहीं लगता है। ड ढ अगर कोई भी ड का इस्तेमाल हो या ढ का इस्तेमाल हो, वो अगर अंग्रेजी का शब्द उससे अगर हम लिख लें तो उसमें नीचे में बिंदी नहीं लगेगा। वैसे ही अगर संयुक्त अक्षर आ जाए, जैसे कि बुढ़ा लिखा हुआ है, ड में ढ है, तो इसमें भी बिंदी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो निढाल लिखा गया है, ठीक है, निढाल में भी क्या होता है कि आपका अगर कोई भी शब्द उससे पहले अगर उपसर्ग लगा है, ठीक है, उपसर्ग लगने के बाद अगर कोई शब्द बना है उसके नीचे भी बिंदी नहीं लगता है। तो यहाँ पर गलत शब्द चुनिए जो दिया गया है, बी ऑप्शन आपका गलत होगा। बुढ़ा होगा क्योंकि संयुक्त अक्षर है, ये सही है। रेडियो अंग्रेजी का शब्द है, ये भी सही है, इसमें बिंदी नहीं लगेगा। लेकिन निढाल जो है, ये देखिए नी जो है इसमें उपसर्ग है, उसके बाद ढाल, सब नी में ढाल लगकर निढाल बना है, नी उपसर्ग है, तो इसमें भी बिंदी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो 15 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा गलत शब्द। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो तब किसका इस्तेमाल होता है? सिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं होता है। सिरोरेखा के मतलब ऊपर में जैसे जैसे कि हम एक शब्द बोलेंगे, जैसे कि हंसना बोला जा रहा है, या फिर हंसना के साथ साथ आँख बोला जा रहा है, तो ये सब में क्या होता है, सिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं है। जब सिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं होता, जैसे कि ए ई, ये सब क्या है, सिरोरेखा के ऊपर में मात्रा आता है। तो वो मात्रा अगर कोई शब्द में नहीं होता है ना, तो उस शब्द के ऊपर में क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, अनुस्वार लगता है, या विसर्ग लगता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मान लीजिए कोई सिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं है, तो हमारा वहाँ पर जो लगेगा कौन सा, किसका इस्तेमाल हम करेंगे, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल उस टाइम में करेंगे, या अनुस्वार का इस्तेमाल करेंगे, या विसर्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो 16 नंबर अगर आप लोग देखिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आप लोग याद कीजिए और बुक में भी जाके ढूंढ लीजिए, चंद्र बिंदु जो होता है ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं होता है, वहाँ पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामर जो है, ग्रामर को थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़िएगा ना आपका हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके मतलब ग्रामर का कम पार्ट को बहुत ज़्यादा समय तक पढ़िए सुबह, और 1 घंटा भी 2 घंटा भी लगातार बैठ के पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बैठ के, जैसे कि अभी आप थोड़ा टाइम ग्रामर पढ़ लिए, फिर शाम को थोड़ा टाइम पढ़ लीजिएगा, फिर रात को सोने के टाइम में थोड़ा पढ़िएगा। जो भी चीज़ आपका याद नहीं होता इसको इस तरह से ना, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम का टाइम भी थोड़ा थोड़ा दीजिए, गैप में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप लोगों का याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य स्वर है। अब मध्य स्वर किसको बोला गया, आ ओ, आ ओ। एक में ओ है, एक में आ में से अ है, और दूसरा में आ है। तो अगर आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। ये जो अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर है ना, तो याद रखिए मध्य स्वर में सिर्फ एक ही स्वर है और वो स्वर है अ। ठीक है, 17 नंबर का बी ऑप्शन सही है। मेरा प्रोनाउंसिएशन में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो 17 नंबर का बी ऑप्शन सही, इससे आप लोग समझ जाइए कि मध्य स्वर कौन सा स्वर को बोला गया है। 17 का ए ऑप्शन, 17 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, री की गिनती किस में होती है, ह्रस्व में, दीर्घ में, या प्लुत में? प्लुत स्वर पता है जिसमें तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उससे दुगना समय लगता है आपका दीर्घ स्वर में, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर के अकॉर्डिंग तिगुना समय लगता है। तो 18 नंबर जो दिया है, री का गिनती किस में होती है, अगर री की गिनती किस में होती है दिया गया है, तो अगर हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 80 नंबर। देखिए 80 नंबर का यहाँ दिया है, ह्रस्व दिया है और दीर्घ दिया है, प्लुत दिया है। प्लुत का इस्तेमाल तो बिल्कुल संस्कृत में हिंदी में होता ही नहीं है, संस्कृत में होता है। ये बहुत पुराने समय में हिंदी में इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो नहीं है अभी। और अगर देखेंगे 18 नंबर का जो री जो है, री की गिनती किस में होती है, इसका सही आंसर जो है ए है, ह्रस्व में री की गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लुंठित लुंठित व्यंजन है कौन सा, को किसको लुंठित व्यंजन बोला गया, र ल प? तो 19 नंबर क्वेश्चन है ये कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। तो 19 नंबर जो है इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो आपका लुंठित व्यंजन जो है वो आपका र है, र को बोला गया लुंठित व्यंजन।
देखिए ग्रामर में ना जो आपका वर्णमाला से ध्वनि से रिलेटेड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सघोष, अघोष और आपका जो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको कोशिश कीजिए पूरा कंप्लीट कर लेने का, और मैं कोशिश करूँगी कि ये सारा से पूरा कंप्लीट जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए समझा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन जो था कि लुंठित व्यंजन जो है, 19 नंबर लुंठित व्यंजन जो है वो र ही होगा। 19 का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन ल है डेस व्यंजन, नासिक्य, पार्श्विक, संघर्षी। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ल जो है, ल आपका सही आंसर होगा पार्श्विक, यानी कि 20 का बी ऑप्शन सही है। ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन में जाएगा ल। 20 नंबर का बी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन, अर्ध स्वर कहा जाता है, किसको अर्ध स्वर बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन, या ह और य को, या फिर य और व को। यहाँ पर अर्ध स्वर बोला गया है, तो ये किसको बोला जाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर और अयोगवा में डिफरेंसेस है। अयोगवा जो है य व र, य र ल व जो है वो आपका अयोगवा है, और अर्ध स्वर जो है यहाँ पर देखिए अयोगवा जो है वही आपका अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन यहाँ सॉरी य र ल वो जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है, और अनुस्वार विसर्ग जो है वो आपका अयोगवा है। और क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अर्ध स्वर कहा जाता है, मतलब अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर में डिफरेंसेस है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, अर्ध स्वर और अंतस्थ व्यंजन में डिफरेंसेस है, इसको आप समझिए। अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजन य र ल व है, लेकिन अर्ध स्वर जो है वो सिर्फ य और व ही है अर्ध स्वर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। य और व जो है वो है अर्ध स्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन सही है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अयोगवा जो है वो अलग है। अनुस्वार विसर्ग जो है वो आपका अयोगवा है। विसर्ग यानी कि जिसका उच्चारण जो है हल्का ह होता है, हाँ में हलंत के बाद में जिस तरह से होता है वो उस तरह से उच्चारण होगा आपका अयोगवा का। तो अनुस्वार विसर्ग को रखा गया है। विसर्ग जो है हाँ में हलंत लगने के बाद में जो उच्चारण होता है उसको हम विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही आता है आपका अयोगवा में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, तो अर्ध स्वर आपका य और वो होगा, और अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल वो है। ये सब चीज़ों को पूरा एक एक आराम से समझिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए, आराम से इसको समझिए कि अंतस्थ व्यंजन य र ल व है, अयोगवा अनुस्वार विसर्ग है, अर्ध स्वर य और व है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर होते हैं, किसको बोला गया है हिंदी में मूल स्वर भी और संयुक्त स्वर भी? ठीक है, उ और ए को, ए और औ को, ए और री को। तो जिसको हिंदी में मूल स्वर भी बोला जाता है और संयुक्त स्वर भी बोला जाता है वो है ए और ओ। ठीक है, ए और ओ को बोला जाता है मूल स्वर भी, संयुक्त स्वर भी। ये संस्कृत में, हिंदी में सिर्फ बोला जाता है। ठीक है, मूल स्वर भी और आपका संयुक्त स्वर भी। बी ऑप्शन सही है। ए और ओ दोनों आपका हो जाएगा मूल स्वर भी और संयुक्त स्वर भी। क्वेश्चन नंबर 23, ह का उच्चारण शब्द के अंत में कैसा होता है? ठीक है, ह का उच्चारण शब्द के अंत में कैसे होता है, मतलब अगर कोई शब्द दिया गया है और उसके अंत में अगर ह लगा है तो वो ह का उच्चारण कैसे होगा? सघोष अघोष दोनों की तरह होगा, या सघोष की तरह होगा, या सिर्फ अघोष की तरह होगा? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, ह का उच्चारण शब्द के अंत में कैसे, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, अघोष के रूप में होता है। ठीक है, ह का उच्चारण शब्द के अंत में जो है अघोष के रूप में होता है। 23 का सी ऑप्शन सही है। इसमें सघोष अघोष नहीं होगा कि सघोष भी नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है सिर्फ अघोष होगा। ह का उच्चारण शब्द के अंत में अघोष की तरह होता है। उसके बाद देखिए 23 का जो सी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, विसर्ग ह का डेस रूप है, मतलब ह का कौन सा रूप को विसर्ग बोला गया है? 24 नंबर क्वेश्चन है कि विसर्ग जो है वो ह का कौन सा रूप है, सघोष अघोष या दोनों? तो विसर्ग जो है वो ह का अघोष रूप है। 24 का भी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन सही होगा। विसर्ग जो है ये ह का अघोष रूप है। क्वेश्चन नंबर 25,
लिखते समय अनुनासिक कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। जो अनुनासिक है ना, ये लिखते समय कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। 3 प्रकार से, 2 प्रकार से या 4 प्रकार से। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 2 प्रकार से होता है कि लिखते समय अनुनासिक जो है ये 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। और ये 2 प्रकार क्या क्या है, एक चंद्र बिंदु होगा, दूसरा शिव बिंदु होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लिखते समय अनुनासिक जो है वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक चंद्र बिंदु, एक बिंदु। तो यहाँ तक तो रहा आप लोगों का 25 क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चन जो है इसका आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा और ये वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये वीडियो तब तक रिकॉर्डेड रहेगा जब तक आप लोग इसको किसी और को शेयर नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और मेरे पास आप लोगों का लिस्ट है, आप लोग कितने ज्वाइन किए। उससे आगे अगर आप लोग शेयर किए, मैं इसको रिकॉर्डेड और नहीं रखूँगी, मैं इसको प्राइवेट कर दूंगी। बस जितना टाइम के लिए वो वीडियो जितना टाइम का होगा उतना टाइम तक ही आप लोग देख पाइएगा। तो ये आप लोगों को मैं कह रही हूँ, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो क्वेश्चन टाइप करने में जितना मेहनत लग रहा है उतना ही मेहनत लग रहा है अभी वीडियो को रिकॉर्ड करने में। क्योंकि यहाँ पर लाइट ऑन किया गया है और फ़ैन ऑफ है, और अगर फ़ैन ऑन कर दूंगी आप लोगों को क्लियर कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना सब करने के बावजूद आप ही लोग बोले थे, मैं नहीं बोली थी कि मुझे पेड कोर्स देना है। आप लोग बोले कि वैसा अगर दिया जाएगा तो आपका जो कटअप जो है हाई हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कि ना पेड कोर्स स्टार्ट करने के बारे में सोची। उसके बाद अगर आप लोग क्या कीजिएगा, बाहर शेयर करते हैं तो मैं इसको प्राइवेट ही कर दूँगी, ऐसे रिकॉर्डेड नहीं रखूँगी। तो ये सब तो गया। उसके बाद देखिए आप लोग मेहनत खूब कीजिए, टाइम बहुत कम है। सारे अभी जितने भी है ना RST देने वाले जितने भी बच्चे हैं अभी बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपने तरफ से कुछ भी कमी नहीं रखिए, पढ़ते जाइए इसको। ये वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार सुनिए और सारा चीज़ को एकदम याद कर लीजिए। दिन भर में ना ऐसा आप लोग कीजिए कि जितना पढ़ते हैं वो सबको शाम तक को वो पढ़ाई, सुबह से पढ़ने बैठिए, शाम तक अपना पढ़ाई को ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक जितना पढ़ें या सुबह से लेकर रात 8 बजे तक जितना पढ़ें उसको क्या कीजिए, सोने तक रिवाइज करके सोइए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, आप अभी पढ़ लीजिएगा फिर बाद में भूल जाइएगा। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए इसको और एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करके, ज़्यादा टाइम दे के, जितना टाइम जो ले रहा है उसको उतना टाइम दे के अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग बताइए अगर किसी को कोई भी दिक्कत है या किसी को कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई कंफ्यूज हो रहा है, जो भी इशू है आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए। कमेंट व्हाट्सअप में डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए।